अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रसायन की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ पे दिया क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि नीले थोथे यानी CuSO4.5H2O में जल की प्रतिशतता है। ठीक है, आपको यहाँ पे नीले थोथे में जल की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट में यहाँ पे आपका नीले थोथे का केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है CuSO4.5H2O। और यहाँ पे आपको हेल्प के लिए सभी परमाणु भार यहाँ पे आपको दिए गए हैं, एटॉमिक वेट दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा है Cu यानी कॉपर का। तो कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है 63.5। फिर उसके बाद आपको S यानी सल्फर का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 32। फिर O यानी ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16 और सबसे लास्ट में यहाँ पे H यानी हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1। तो एटॉमिक वेट आपको इसलिए दिया गया ताकि आप यहाँ पे आसानी से नीले थोथे का एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सके, इसका अणुभार निकाल सके। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम नीले थोथे का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जल की प्रतिशतता को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि नीले थोथे यानी CuSO4.5H2O का अणुभार। तो हम यहाँ पे नीले थोथे का अणुभार निकालेंगे और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हेल्प के लिए सारे अणुभार यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले CuSO4 इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आएगा Cu। ठीक है, Cu आ रहा है कॉपर। तो कॉपर यानी Cu का एटॉमिक वेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 63.5 दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो Cu की जगह मैं क्या लिखूंगा 63.5, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आपका आएगा S यानी सल्फर। तो सल्फर का कितना दिया हुआ है 32 दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 63.5 प्लस S की जगह मैं क्या लिखूंगा 32। फिर उसके बाद प्लस लगाऊंगा, फिर यहाँ पे O4 है, क्या लिखा हुआ है O4 आपका है। ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 60 नहीं 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो क्या करूँगा 4 × 16 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 4 × 16, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक CuSO4 का हमारा हो गया। अब हमारा बचा 5H2O। ठीक है, .5H2O यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। तो 5 तो आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे पहले प्लस लगाऊंगा, फिर उसके बाद 5 लिख दिया। अब H2O का निकालेंगे। ठीक है, किसका H2O का निकालेंगे। तो H का कितना होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे एक दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, H2 लिखा हुआ है ना, तो 2 × 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 × 1 मिलके हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, प्लस लगाऊंगा, 2 के बाद मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। उसके बाद यहाँ पे O है यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 ही तो होता है, तो 2 + 16 हो जाएगा। और इसके पहले हमारा 5 है तो 5H2 है, तो 5 तो आपका एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने यही किया, 5 लिखा, उसके बाद 2 + 16 ये लिख दिया। अब चलिए इसको आगे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 63.5 आपका एज इट इज रहेगा, 32 भी एज इट इज रहेगा, और 4 की मल्टीप्लाई 16 में आपका 64 हो जाएगा, और 16 और 2 मिलके 18, 18 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, यानी 63.5 + 32 + 64 + 90, इन सबको ऐड करने पर हमारा आएगा 249.5 ये आएगा। ये नीले थोथे का अणुभार है। सबसे पहला काम हमें यही करना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं पार्ट 1 में। तो यहाँ पे 249.5 ये किसका अणुभार निकल गया, नीले थोथे का। तो आपसे क्वेश्चन के रूप में सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे पूछ ले कि नीले थोथे का अणुभार कितना होता है, इसकी गणना कीजिए, तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको हेल्प के लिए दिया भी हुआ था, बड़े आसानी से हमने यहाँ पे क्या किया, नीले थोथे का अणुभार निकाल लिया।
ठीक है। अब हम इस क्या करेंगे, अब हम जल की प्रतिशतता, क्या पूछा है हमसे, नीले थोथे में जल की प्रतिशतता, अब हम जल की प्रतिशतता को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं, अतः नीले थोथे में जल की प्रतिशतता बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो नीले थोथे में जल की प्रतिशतता बराबर हमारा हो जाएगा नीले थोथे में जल का भार, ठीक है, किसमें, नीले थोथे में जल का भार अपॉन में आपका हो जाएगा नीले थोथे का अणुभार और मल्टीप्लाई बाई 100। 100 क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे प्रतिशतता निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट 1 में पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है नीले थोथे में जल का भार कितना है। अब नीले थोथे में जल के भार का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला देखिए ये CuSO4.5H2O। तो हमें यहाँ पे नीले थोथे में केवल जल का भार देखना है, तो यहाँ पे इतना पार्ट हमें देखना है, यानी 5H2O वाला पार्ट हमें देखना है। तो अभी मैंने आपको ऊपर निकाल के दिखाया था, फिर से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 5 है तो आपका एज इट इज रहेगा, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, तो 1 × 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन भी यानी 16 है, तो ये होगा नीले थोथे में जल का भार। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इसकी जगह, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 × 2 + 16 लिखा, और नीले थोथे का टोटल अणुभार हमने कितना यहाँ पे निकाला हुआ है 249.5, तो अपॉन में आपका क्या आएगा 249.5 और मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 16 और 2 मिलकर आपका 18 हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे कितना हो जाएगा 90, और अपॉन में 249.5 और इंटू आपका 100 होगा, ठीक है। तो लास्ट में हमारा बचेगा क्या, लास्ट में हमारा आएगा 90 अपॉन में 249.5 आएगा इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। जब यहाँ पे दशमलव हटा के आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 36% के करीब यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। दशमलव में आएगा लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे 36%, क्योंकि ऑप्शन में हमें यहाँ पे 36 यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ नहीं मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे पॉइंट में है नहीं, तो यहाँ पे 36 के करीब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें 36% ये आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमारा लास्ट में आया था 90/249.5 आया था, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ठीक है। और जब ये पॉइंट हटा के इसको सब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा 36 दशमलव कुछ के करीब आएगा, ठीक है। लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे पूरी संख्या नहीं, 36% ही लिखेंगे, दशमलव में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन में पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 36 के करीब आ रहा था, तो 36 हमारा इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, 36% ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ऐसे मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए हैं और ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेप होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेप होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, ठीक है। पहले तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अगर आप ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, और बेसिक के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखा है, पोटेशियम सल्फेट लिखा है और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों की हमें अभिक्रिया करानी है, प्राप्त अवक्षेप हमें बताना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पोटेशियम सल्फेट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला आपका होता है K2SO4। क्या होता है K2SO4, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस बेरियम क्लोराइड यहाँ पे किया, बेरियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है BaCl2। क्या होता है, BaCl2 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की अभिक्रिया करानी है, रिएक्शन करानी है, फिर हमें जो अवक्षेप मिलेगा वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो K2SO4 प्लस BaCl2, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, 2KCl प्लस BaSO4। तो जो BaSO4 है यही हमारा अवक्षेप है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं बेरियम सल्फेट के नाम से, ठीक है। हमने यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इनकी क्या कराई, रिएक्शन कराई, तो हमें यहाँ पे मिला, जैसा कि आप देख सकते हैं K2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स 2KCl प्लस BaSO4। तो BaSO4 ये अवक्षेप है, यानी बेरियम सल्फेट ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में आपका दिया है बेरियम सल्फेट।
अब इस क्वेश्चन को आप ट्रिकी मेथड से कैसे करेंगे, बाई चांस मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको ना पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला पता है ना बेरियम क्लोराइड का, दोनों का केमिकल फॉर्मूला आपको नहीं याद है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, आप बेरियम सल्फेट देखिए, जैसा कि देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड आपका है पोटेशियम सल्फेट, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट को लिखिए, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट को लिखिए, फिर उसके बाद बेरियम क्लोराइड को लिखिए, दोनों को सामने सामने लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या कीजिए, इधर से अपना क्लोराइड इसको हटा दीजिए और इधर से पोटेशियम इसको हटा दीजिए, तो बचेगा क्या, बेरियम सल्फेट, क्या बचा, बेरियम सल्फेट, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूला तो आप इसको ट्रिक की मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करना है, जैसे पोटेशियम सल्फेट लिखा है इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे बेरियम क्लोराइड इसको यहाँ पे लिख दीजिए। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो किनारे के आपके यहाँ पे हैं, ठीक है, ये वाले इसको यहाँ से हटा देना है और इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है, बचेगा केवल बेरियम सल्फेट और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी चाहें इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद होते तो, ठीक है, नहीं तो आप फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बेसिक से भी कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बेरियम सल्फेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि यहाँ पे आपसे मूलानुपाती सूत्र पूछा है और मूलानुपाती सूत्र ये टॉपिक आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में मूलानुपाती सूत्र आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संघटन निम्न प्रकार है। यहाँ पे सबसे पहले सी, यानी सी मतलब कार्बन, तो कार्बन की प्रतिशतता आपको दी गई है 92.4, उसके बाद H यानी हाइड्रोजन की प्रतिशतता दी गई है 7.6%। फिर आपसे पूछा है कि उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। इससे पहले पार्ट 2 में मैंने आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना सिखाया था और एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था और वो क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो हो सकता है कि इस बार भी आपसे मूलानुपाती सूत्र पूछ लिया जाए, तो आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना आना चाहिए, ठीक है, और मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जो आपके यहाँ पे तत्व या यौगिक दिए होते हैं उनको हम सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तत्व मैंने क्या लिखा, सबसे पहले तत्व लिखा, आपको कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले सी यानी कार्बन दिया है, तो तत्व में सबसे पहले मैंने यहाँ पे सी यानी कार्बन लिख दिया। फिर उसके बाद H यानी हाइड्रोजन आपका दिया गया, तो H मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, तत्व के बाद हम लिखते हैं उसकी प्रतिशतता जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो सी यानी कार्बन की प्रतिशतता 92.4 ये मैंने लिख दिया। उसके बाद H यानी हाइड्रोजन की प्रतिशतता 7.6% ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आपको क्वेश्चन में दी हुई होती, लेकिन इसके बाद की चीजें जो आपको सॉल्व करनी होती वो अपने तरफ से आपको करनी होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो तत्व और प्रतिशतता के बाद हम क्या करते हैं, परमाणु भार लिखते हैं, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले तत्व लिखा, उसकी प्रतिशतता लिखा, ये दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद परमाणु भार हमको अपनी तरफ से लिखना होता है, उसके बाद परमाणुओं की संख्या, फिर सरल अनुपात लास्ट में। तो यहाँ पे परमाणु भार, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 6 और इसी का दुगना इसका परमाणु भार यानी 12 होता है। तो कार्बन का परमाणु भार यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार आपका 1 ही होता है। आप परमाणु भार याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कार्बन का 12 लिख दिया, हाइड्रोजन का 1 लिख दिया, ठीक है। तो परमाणु भार ये स्टेप हमारा होता है कंप्लीट। इसके बाद हमें क्या करना होता है, परमाणुओं की संख्या निकालनी होती है। परमाणुओं की संख्या कैसे निकलती है, काफी इजी है, प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार, कुछ नहीं करना होता, जो परसेंटेज होता है इसको हम परमाणु भार से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या है, सी यानी कार्बन है और कार्बन की प्रतिशतता कितनी है 92.4%, ये मैंने लिखा। और भाग किससे देंगे, भाग हमें देना परमाणु भार से, क्योंकि क्या होता है प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार, परमाणुओं की संख्या बराबर होता है प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार। तो प्रतिशतता 92.4 अपॉन में 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 7.7। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 92.4 आपका दिया हुआ है और हमें डिवाइड करना है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं 12 से, ठीक है, क्योंकि 12 इसका परमाणु भार है कार्बन का। तो यहाँ पे पॉइंट में हटा दूंगा तो नीचे यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी अब क्या हो जाएगा हमारा 924 अपॉन में 120 हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव दिया था उसको हमने हटाया। आपका क्या था यहाँ पे 92
0.4 था और अपॉन में 12 था। जब इस पॉइंट को हम यहाँ से हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 4 ज़ा 8 आपका हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4 यानी 462 अपॉन में 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2 यानी 231 और अपॉन में 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो बचा क्या 231/30 हमारा लास्ट में यहाँ पे बचा हुआ है 231/30। तो कुछ नहीं करेंगे, 30 से डायरेक्ट इसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 231 को। तो चलिए 30 से करते हैं। 30 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है, 7 बार जाएगा तो 210 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 231 में से 210 को लेस करेंगे तो हमारा 21 बचेगा और पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे तो 30 सत्ते आपका 210 यहाँ पे फिर से हो जाएगा और पूरा कैंसिल आउट हो गया। आया क्या 7.7 जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ ये 7.7 हमारा ऐसे आया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को करते हैं तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार, प्रतिशतता 7.6% और अपॉन में 1 हो जाएगा। तो इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 7.6 अपॉन में 1, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे जीरो आ जाएगा। बचेगा क्या अब हमारा 76 हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट तो हट गया और नीचे अपॉन में 10। अब 76 को 10 से भाग दे दीजिए, 76 को 10 से भाग दीजिए, 7 बार जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, पॉइंट लगाऊंगा 0 और 10 6 ज़ा 60 आपका हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बचा क्या 7.6, ये हमारा आ गया। ये देखिए 7.6 ये आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम सबसे लास्ट स्टेप सॉल्व करेंगे सरल अनुपात वाला, जो कि आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसी से हमारा सूत्र हमें मिल जाता है, मूलानुपाती सूत्र मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जो परमाणु की संख्या हमने निकाली है, यहाँ पे देखिए एक 7.7 आया सॉल्व करने पे, एक 7.6। इन दोनों में से कौन सी संख्या आपकी छोटी है, ये आपको सबसे पहले देखना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों में से कौन सी संख्या आपकी सबसे छोटी है, तो जाहिर सी बात है ये 7.6 जो आपका है ये क्या है, ये आपकी छोटी संख्या है। तो इसी 7.6 से इन दोनों में डिवाइड करेंगे, पहले 7.7 में, फिर इसके बाद 7.6 को 7.6 से ही डिवाइड करेंगे। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे परमाणु की संख्या निकालने के बाद आपको देखना होता है कि इन दोनों में से जो हमने निकाली है संख्या, इनमें से कौन सी छोटी है। जो छोटी होती है इसी दोनों में कर देते हैं भाग, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 7.7 लिखा, अपॉन में 7.6 कर दिया, क्योंकि 7.6 इन दोनों में से छोटी थी। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 7.7 और अपॉन में 7.6, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 77/76 बचा। अब इसको भाग कर देंगे, एक बार ही ले जाएंगे, ठीक है, एक बार ले जाएंगे। मैं आपको भाग करके दिखाऊं तो 77 और यहाँ पे 76 एक बार ले जाएंगे तो हमारा यहाँ पे 76 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा शेषफल बचेगा। तो लेकिन इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे कि पॉइंट लगा के हम आगे इसको सॉल्व करें, छोड़ देंगे यहीं पर, पॉइंट नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा मूलानुपाती सूत्र ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एक ही बार ले जाएंगे, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर एक बचा है। आगे दशमलव लगा के हमें इसको सॉल्व नहीं करना। सरल अनुपात में कभी भी आपका दशमलव नहीं आता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे 7.6 है, तो 7.6 को तो 7.6 से ही करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 76 हो जाएगा, यानी एक यहाँ भी आया, ठीक है। तो हमारे जैसा कि आप देख सकते हैं सरल अनुपात हमें एक मिल गया। मैं आपको फिर से एक बात समझा देना चाहता हूं, जो यहाँ पे आपका, मैं फिर से ये स्टेप आपको समझा देता हूं। जो यहाँ पे आया था हमारा परमाणुओं की संख्या, आपको ध्यान देना कि इन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है। दोनों में सबसे छोटी 7.6 थी, इसीलिए 7.6 से इसमें डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पे 7.6 से 7.6 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अलग से किया सरल अनुपात, 7.7 लिखा, 7.6 से इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 77/76 एक बार ही ले जाएंगे बस, यानी 76 एक नाम 76, और जो शेष फल एक बचेगा वहां पे पॉइंट नहीं लगाएंगे, आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एक आ गया और ये तो सीधे सीधे कैंसिल होके एक आ गया। तो हमारा सरल अनुपात जैसा कि आप देख सकते हैं 1 और 1 आया। अब हमारा सूत्र हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तत्व तो हमारा C है और H है। C का सरल अनुपात कितना आया, 1 आया, तो C1 तो हम लिखेंगे नहीं। H का कितना आया, 1 आया, तो C1H1 कभी आपने लिखा हुआ देखा है, नहीं देखा है, तो हम C1H1 नहीं लिखेंगे, यानी C की जगह C और H की जगह H, यानी CH ही आपका इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका मूलानुपात
मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। अतः यौगिक का मूलानुपाती सूत्र आपका क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता, मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अनुपात हमारा 2 आया होता, सरल अनुपात, यहाँ पे 1 ना आके 2 आया होता, तब हम C2 लिखते। अगर यहाँ पे 3 आया होता तो H3 लिख देते, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह आपका 1 आया है तो C1 H1 तो नहीं लिखते हैं, केवल हम लिख देंगे यहाँ पे C और H, यही आपका इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कीजिए CH कहाँ दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मुश्किल से आपके 2 से 3 सवाल दिए हुए हैं आपकी बुक में, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। 2 तो मैंने आपको करा दिए, अब 1-2 बचा है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका लिखा है सुक्रोज यानी चीनी यानी C12H22O11 का अणु भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको चीनी का अणु भार निकालना है। ठीक है, ना आपको यहाँ पे कार्बन का अणु भार दिया है, ना आपको हाइड्रोजन का दिया है, ना आपको ऑक्सीजन का दिया है, लेकिन इतनी बार मैंने आपको कार्बन का अणु भार बताया, हाइड्रोजन का बताया, ऑक्सीजन का बताया, आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये ऐसे आपसे अणु भार पूछता है वहां पे आपको हेल्प के लिए नहीं दिया होता है। जैसे अभी ऊपर हमने यहाँ पे सॉल्व किया था एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पे आपको सब दिया हुआ था अणु भार निकालने के लिए, क्योंकि कॉपर बड़ा है, इसका परमाणु क्रमांक 29 के करीब होता है, 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कोई भी अणुभार नहीं दिया गया, ये आपको अपनी तरफ से ही लिखना होगा। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं C यानी कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है अणुभार, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कार्बन का मैंने आपको कितना बताया, कार्बन का आपका 12 होता है, कार्बन का 12 होता है अणुभार। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन, कितने कार्बन यहाँ पे 12 कार्बन है, एक कार्बन का अणुभार ये 12 हो गया इनटू 12 कार्बन यानी C12 लिखा है, प्लस इसके बाद H22। हाइड्रोजन का आपका कितना होता है, तो हाइड्रोजन का अणुभार आपका 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 22 हाइड्रोजन है, यानी 22 इंटू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 इंटू 1 होगा, बराबर आपका 22 ही आएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 22 लिख दे रहा हूँ। प्लस उसके बाद O11, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन कितने हैं, 11 ऑक्सीजन है, 11 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है, तो 11 इंटू 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 इंटू 16 हो जाएगा, और 11 इंटू 16 जब आप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका यहाँ पे आ जाएगा 176। ठीक है, तो 11 इंटू 16 मैं यहाँ पे नीचे करके दिखा देता हूँ, 12 बार हम आपका 144 हो जाएगा, 22 हमने पहले ही कर लिया, प्लस 11 की मल्टीप्लाई 16 में कराएंगे तो 176 आएगा। अब इन तीनों को जोड़िए, 144 प्लस 22 प्लस 176, इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 342। क्या मिलेगा, 342, यही इसका अणुभार हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका दिया हुआ था, कार्बन का अणुभार कितना होता है, कार्बन का होता है 12, लेकिन यहाँ पे 12 कार्बन तो 12 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, अणुभार इसका 1 होता है, लेकिन 22 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 22 इंटू 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, 22 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 11 ऑक्सीजन है, तो 11 इंटू 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 12 पर हम 144 आपका हो जाएगा, प्लस 22 की मल्टीप्लाई 1 में 22, प्लस 11 की मल्टीप्लाई 16 में आपका 176, और इन सबको ऐड कीजिए, 144 प्लस 22 प्लस 176 को ऐड करने पर आपको मिलेगा 342, यही आपका अणुभार हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको अणुभार ही नहीं याद होगा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको तो याद जरूर कर लीजिएगा, जो आपके नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनके तो जरूर याद कर लीजिएगा, खासकर कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, ये सब आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। क्या पूछा है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 कंडीशन आपके सामने यहाँ पे आती है। सबसे पहले
आपको यूरिया का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब तक यूरिया का केमिकल फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक हम यूरिया के यहाँ पे एटॉमिक वेट को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और जब तक एटॉमिक वेट कैलकुलेट नहीं होगा इसका आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले यूरिया का अणु सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, मैंने कई बार आपको बताया है। तो यूरिया का अणु सूत्र क्या हो जाएगा, NH2CONH2, ये इसका क्या हो गया, अणु सूत्र हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालेंगे तभी तो हम इसकी प्रतिशत मात्रा यहाँ पे बता पाएंगे। ठीक है, प्रतिशत मात्रा हमें बतानी है यहाँ पे। तो यूरिया का अणुभार निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे आपके हैं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन। यानी हमें यहाँ पे नाइट्रोजन का अणुभार पता होना चाहिए, उसके साथ हाइड्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं NH2CONH2 लिखा है, तो ऑक्सीजन का भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले NH2 को देखते हैं, इतने पार्ट को। N आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और इसी का दुगना इसका एटॉमिक वेट होता है 14। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो नाइट्रोजन की जगह मैंने 14 लिख दिया। अब यहाँ पे H2 है, क्या है H2, हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो 2 × 1 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो NH2 इतना हमारा हो गया। अब आइए यहाँ पे 2 × 1 के बाद प्लस लगाऊंगा, उसके बाद देखिए C यानी कार्बन, कार्बन का होता है 12 एटॉमिक वेट, अभी ऊपर ही बताया, तो कार्बन की जगह 12। फिर इसके बाद O यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, 12 + 16। फिर इसके बाद नाइट्रोजन आपका आ गया, तो नाइट्रोजन का भी मैंने आपको बताया 14, तो यहाँ पे 14। फिर उसके बाद H2 फिर हमारा है, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन 2 है, तो 2 × 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट करने पर हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर, जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा 60। तो ये यूरिया का अणुभार यहाँ पे हो गया। तो आपसे क्वेश्चन के रूप में ये भी पूछा जा सकता है कि यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लेगा, यूरिया का एटॉमिक वेट यानी अणुभार आपको कैलकुलेट करना है, और आपको ना वहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला दिया रहेगा, ना ही हेल्प के लिए कोई अणुभार आपका लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। आपको यूरिया का केमिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ एटॉमिक वेट निकालना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 60 निकल गया। हमसे पूछा है क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो सबसे पहला स्टेप हमने यूरिया का अणुभार यहाँ पे निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा को निकाल लेंगे, मात्रा को निकाल लेंगे तभी तो हम इसका परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो यूरिया में देखिए केमिकल फॉर्मूला NH2CONH2 आपका दिया गया है। कितनी बार यहाँ पे नाइट्रोजन आया है ये देखिए, कितनी बार आया है, एक तो यहाँ पे ये N, एक नाइट्रोजन, और उसके बाद फिर यहाँ पे N, यानी 2 बार यहाँ पे आपका क्या आया है, नाइट्रोजन आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन है तो 2, और नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है 14 होता है, अभी मैंने आपको बताया, तो इंटू 14 कर देंगे = 28। यानी यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो गई 28 हो गई, यही हो जाएगी नाइट्रोजन की मात्रा। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है लगभग यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अतः यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता निकाल लेंगे। ठीक है, प्रतिशतता, अतः यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता बराबर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन की मात्रा, जो कि अभी ऊपर हमने निकाली 28 है, क्योंकि फॉर्मूला NH2 होता है, CONH2 होता है, ये होता है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन, और प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, 2 × 14 आपका 28। तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी 28 ही तो होगी। तो नाइट्रोजन की मात्रा की जगह मैं यहाँ पे 28 लिखूंगा, अपॉन में यूरिया का अणुभार जो कि हमने 60 निकाला, 60 निकाला, तो यहाँ पे मैंने अपॉन में क्या लिखा 60, और प्रतिशतता पूछा है तो इंटू 100, ये आपके फॉर्मूले में ही होता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा 28 अपॉन में यूरिया का अणुभार 60 और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 4 = 8, यानी ऊपर 14, फिर 2 × 3 = 6, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 हो गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देता हूँ, हो गया कैंसिल ना। अब हमारा बचा क्या ऊपर 14 × 10, यानी 14 की मल्टीप्लाई हम 10 में कराएंगे तो 140 आ जाएगा, और अपॉन में आपका यहाँ पे 3 बचा, क्यों, क्योंकि ये 0 से 0 तो हमने कैंसिल कर दिया, यानी 140/3 हमारा लास्ट में यहाँ पे बचा है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
140/3 बचा है। तो ये तो डायरेक्ट डिवाइड होगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ 140/3 का। तो 140 में किससे करनी है, 3 से हमें यहाँ पे डिवाइड करना। थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे 3, तो 3 4 12 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 में से 2 को 2, एक तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं 0 को ले लेता हूँ, तो 3 6 18 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 3 6, फिर यहाँ पे 18 आपका आ जाएगा। ठीक है, 18 आएगा। 20 में से 18 को लेस करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट तो लगेगा नहीं, अब यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पे 6, यानी कितना आ जाएगा 46.66%। क्या आएगा 46.66%। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ कैलकुलेशन, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 28/60 इंटू 100 ये आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 ये हो गया, 2 3 ज़ा 6 ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया। अब 14 की मल्टीप्लाई 10 में 140 हो जाएगा। 140 और अपॉन में आपका 3, तो 140/3 भाग करके देख लेते हैं फिर से। 140 और यहाँ पे 3 से करना है। ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12 आपका हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, ये तो हट जाएगा हमारा कैंसिल 1। अब इसके बाद 0 यहाँ पे ले लूँगा, तो 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 में से 18 जाएगा 2, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, फिर 3 6 18, यहाँ पे 2 बचेगा। अब तो यहाँ पे फिर मैं 0 अपनी मन से बढ़ा सकता हूँ क्योंकि पॉइंट एक बार मैंने लगा दिया, फिर 3 6 18, और फिर यहाँ पे 2 बचेगा। ऐसे करते जाएंगे, 6 6 6 आता हुआ चला जाएगा, लेकिन केवल हम 2 अंक तक लेंगे, यानी 46.66%। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक कीजिए 46.66% कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ तो एक ही अंक यहाँ पे इन्होंने लिया है 46.6%। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप चाहे कई अंक तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे 46.66% लिखा है, यहाँ तक सॉल्व करते कई तक दफ़ा आपका 6 आता। तो इसीलिए हमें क्या करना, केवल हम एक अंक तक जाएंगे, यानी 46.6%, यही हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर इन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब 4 से 5 क्वेश्चन आपके बचे हुए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फिनिश करवा दूंगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा आपका डिटेल में आपको बताना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है अगर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा ये न्यूमेरिकल से, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने चैप्टर आपको काफ़ी डिटेल में बताया। आशा करता हूँ आप इसको समझ भी गए होंगे। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना आना चाहिए बस। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मूलानुपाती सूत्र है। उसके बाद जो आपसे प्रतिशतता निकालना पूछा, ये 2 टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।